अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। हादिया मुगल का नावल तोहमत तुम्हारे इश्क की एपिसोड 21 है। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू। चलिए आइए शुरू करते हैं अगली किस्त। अक्साज का खाना मैं बनाऊँ? वो किचन में खड़े मुलाजमा से मुखातिब हुई। सारा दिन वो खौफ से अपने कमरे में नहीं रुकी थी। अगर गई भी थी तो अक्सा के साथ लेकर गई थी। पहाड़ ना जाने किस वक्त गया था। अब बढ़ते साए उसे परेशान करने लगे थे। दिल ही दिल में वो रोज़ की दुआएं मांगती किचन में आई ताकि अक्सर के साथ रह सके। नहीं बीबी जी, साहब तो मेरा कत्ल ही कर देंगे, मुलाजमा ने झुरझुरी ली थी। क्यों? अनाबिया मुतज्जब हुई। आपको नहीं पता बीबी जी, साहब ने कहा था कि आपका बहुत ख्याल रखूं, आपको किसी काम को हाथ ना लगाने दूं क्योंकि आपको कोई काम करना ही नहीं आता। ये बात इन्हें भी पता है। मुझे ये तो नहीं पता कि आप दोनों में क्या नाराज़गी है, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो आपसे बस ऊपर ऊपर से नाराज़ हैं। दिल से वो आपको बहुत चाहते हैं। अनाबिया के चेहरे पर खुशगवारी फैली थी। वहाज ने कहा था, ऐसा? और तुम्हें भी ऐसा लगता है? अक्सा के सामने हाथा पर अपने गोरे हाथ रखे उससे तसल्ली चाही। बीबी जी क्या हो गया? हम मुलाजिम हैं बीबी जी। क्या मतलब? वो हैरान हुई। मतलब आप ऐसे मेरे हाथ पकड़ रही हैं, आपके हाथ भी गंदे हो जाएंगे। क्यों? तुम्हारे हाथ तो साफ हैं। पर अगले ही पल वो ठटकी थी। पागल लड़की, तुम कितनी अच्छी हो, और ये बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, बल्कि तुम नहीं जानती कि तुमने आज मेरे दिल पर पड़े बोझ को हटाया है। अगले ही पल वो उसके गले जा लगी थी। बीबी जी अक्सर दहल ही गई थी। अच्छा छोड़ो ये सब, बताओ खाना कैसे बनाते हैं? अक्सर को हक्का पक्का छोड़े स्टोव के पास खड़ी हुई। जाग जो, ऐसा भी कोई बड़ा काम नहीं किया मैंने, वो मुंह बिगाड़े बोली तो अक्सर शर्मीली मुस्कान भरा चेहरा लिए इसकी जाने मुड़ी। पागल लड़की, अब बताओ ना, वरना वहाज आ जाएंगे। वो जार चेक किए मसरूफियत से बोली, बीबी जी ऐसा करें, आप ना ये टमाटर काटे, मैं प्याज काटती हूँ, फिर ये चिकन दाल बनाएंगे। पर मुझे तो लजानिया बनाना है और साथ में चाइनीज़ सैलेड और चीज़ी सा पास्ता। नाबिया दोनों हाथ रख खुश दिली से बोली, वहाँ साहब तो ये नहीं खाते, इन्हें तो देसी खाने पसंद हैं। आज खा लेंगे, बस तुम इन्हें बिल्कुल ना बताना। वो अब कैबिनेट खोले चीज़ें चेक करने लगी। पास्ता भी मौजूद था, बकिया लाजमात की मौजूदगी भी उसे जता गई थी। वहाँ जिसकी जानिब से गाफिल नहीं है। इतने दिन से वो बेरौनक मुर्दा से ज़िंदगी गुजारी थी। कल का वो खौफनाक हादसा इसका आज इतना खुशगवार बना देगा, इसे ज़रा भी अंदाज़ा होता तो वह इस खौफनाक शक्ल वाले को खुद इनवाइट करती। बीबी जी आप बैठ जाएं, वरना साहब मुझे बहुत डांटेंगे। नाबिया को किचन बिगाड़ते देख वो अब रोहानसी हुई थी। कुछ नहीं होगा अक्सा, तुम ये बाकी सब्जियां धोकर लाओ, मैं बस ये शिमला मिर्च काट लूँ। अगले ही पल उसकी चीख निकली थी, बीबी जी क्या हुआ? वो सब्जियां छोड़ते उसकी जानिब आई। कुछ नहीं हुआ, तुम बस पट्टी लाओ, मैं बांध लूँगी। अपना वाइट दुपट्टे को उसने बेसाख्ता उंगली और अंगूठे पर लपेट लिया। मैं कह रही थी, हाय अब साहब बोलेंगे। वो घबराई थी। पागल नहीं, कौन बताएगा? बीबी जी इतना बड़ा जख्म है, इन्हें खुद पता चल जाएगा। आप कमरे में आए। अक्सर घबरा चुकी थी। वो मुझे नहीं देखते तो जख्म कैसे देखेंगे? आंखों की जोत बुझ गई थी। बीबी जी उफ, इतना भी नहीं है, तुम परेशान मत हो। उसने दुपट्टा खोलकर जख्म देखा तो खून मजीद निकला, जिसकी बदौलत उसने एक बार फिर उंगली पर थोड़ा दुपट्टा लपेट लिया। दुपट्टा संभालना उसे अक्सर नहीं आता था, पर वहाँ से शादी के बाद वो खासी एहतियात करने लगी थी और अब जल्दबाजी में वही दुपट्टा खून से ख़राब कर रही थी। बीबी जी दुपट्टा ख़राब हो जाएगा। ओ ये मैंने नहीं देखा। वो दुपट्टा साइड पर रखे अब नल के नीचे हाथ की खून रोकने लगी। दुपट्टे पर खून के बड़े बड़े दाग फैल से गए थे जो दुपट्टा बदनुमा बना रहे थे। 10 से ज़्यादा इस वक्त खाना बनाना ज़हन पर हावी था। बीबी आपको दर्द हो रहा है? ऐसा करें आप पट्टी कर लें, फिर खाना बना लेना। अच्छा ठीक है। वो बाहर निकलने लगी जब दरवाजे से अक्सा की वालदा अंदर दाखिल हुई, जिनके चेहरे पर घबराहट थी। अम्मा? अक्सा माँ के गले जा लगी थी। अम्मा आप घबराई हुई हैं क्यों? बाजी अक्सा के अब्बा की तबीयत ख़राब हो गई, वो अक्सा को बुला रहे, इसे थोड़ी देर के लिए भेज दी। मुलाजमा ने नाबिया से इजाज़त चाहिए। अम्मा साहब बोलेंगे। वो नाबिया का हाथ देख के बोली, नहीं तुम जाओ, इन्हें मैं कह दूँगी, तुम बस जल्दी आ जाना। उसने अक्सा का फीका पड़ता चेहरा देखा। जाओ, मैं वहाश को कह दूँगी और इस पर बैंडेज भी कर लेती हूँ। अक्सर तजव्वुज़ का शिकार हुई, मगर वो उसने भेजकर ही दाम लिया और ख़ुद कमरे की तरफ गई ताकि हाथ पर पट्टी कर सके। कब तक वहाज खुद को 2 कश्तियों का सवार रखोगे? उसने सुर्ख पड़ती ने कहा, अपने बाप पर डाली। क्या मतलब? तुम अच्छे से जानते हो, कमाल मलिक ने इशारतन समझाया था। वो अब ज़्यादा तो नहीं, मगर थोड़ा बहुत इनसे मिलने लगा था। इनकी आदतों में भी काफ़ी फ़र्क आ गया था। पहले जो वहाज को फ़ोन नहीं करना पसंद करते थे, अब अक्सर उसे आने का कह देते। इनकी बरसों की छुपी मोहब्बत अयां हुई थी तो वो भी कुछ हद तक इनके साथ घुल मिल गया था। माजी की वो कोई बात नहीं करते थे, ना वहाज ने मुनासिब समझा था।
گرے مردے اذیت کے سوا اور دے ہی کیا سکتے تھے۔ پولیس جاب جانے کی وجہ سے وہ اپنا آفس سیٹ کروا رہا تھا، اپنی خودداری پر وہ کوئی سودے بازی نہیں کر سکتا تھا۔ آج وہ کمال ملک کے کہنے پر حویلی پر آیا تھا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں تم انابیہ بہو کو حویلی لے آؤ۔ اسے کس گناہ کی سزا دے رہے ہو؟ نوفل نے مجھے سب بتا دیا ہے۔ وہ معصوم لڑکی ہے، بس صنم کے ہاتھوں بے وقوف بن گئی۔ میں اتنے سال آپ کو یقین دلاتا رہا بابا، لیکن آپ نے یقین نہیں کیا۔ ایک غیر شخص کی باتوں پر آپ کیسے یقین کر سکتے ہیں؟ اس کے لہجے میں پھیلا درد انہیں پشیمان کر گیا تھا۔ شاید بھائی کی محبت کی پٹی بندی تھی، یا پھر ٹھوکر لگنے پر ہی مجھ جیسے شخص کو عقل آنی تھی۔ نہیں بابا، آپ کو نوفل یزداد نے ثبوت لا کر دیے تھے، تب آپ یقین کر پائے تھے، ورنہ میں آپ کے سامنے سچ بولتے اپنی جان بھی دیتا تھا تو بھی آپ یقین نہ کرتے۔ اس کے لفظوں میں اذیت سمٹ آئی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے وحاج، وہ پر ملال ہوئے تھے۔ ایسا ہی ہے بابا، اور صنم یا انم دونوں میں مجھے کبھی بھی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ یہ صرف اور صرف آریان کی وجہ سے ہوا تھا۔ ایک غلط فہمی نے ہمارا گھر برباد کر دیا، اور اس سب کی وجہ آریان تھا۔ پہلے آریان اور پھر شایان ساگر، اس نے سر جھٹکا تھا۔ مرنے والوں کو برا نہیں کرتے۔ کمال ملک نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وحاج لب پیچ کر رہ گیا۔ چاہ کر بھی وہ یہ حقیقت عیاں نہیں کر سکتا تھا کہ وہ شخص زندہ فوج کی قید میں ہے، ورنہ شایان ساگر اگر یہ راز جو تباہی مچاتا ہے اس کے پاس سب برباد ہو جاتا۔ پر وہ کیوں کر یہ راز عیاں کر کے اس درندے نما شخص کو تباہی کا موقع دیتا۔ میں چلتا ہوں۔ وہ کیز اٹھائی کھڑا ہوا۔ گرے اسکائٹ شرٹ جس کے اوپری دو بٹن اس نے کھولے ہوئے تھے، ساتھ وہ گرے پینٹ پہنے اپنے لمبے چوڑے سراپے کے ساتھ باپ کو حد درجہ پیارا لگا۔ سچائی سامنے آئی تو بیٹے کی صورت اب بھلی لگنے لگی تھی۔ اس کے آدھے بال پیچھے کی جانب سر تھے، جبکہ آدھے ماتھے پر گرے تھے۔ بڑی داڑھی اور گھنی مونچھیں اس کی وجاہت مزید بڑھا گئی تھی۔ اللہ تمہاری حفاظت کرے، اپنا بہت خیال رکھا کرو، اور ایک بار انابیہ کی طرف سے اپنا دل ضرور نرم کرنا۔ ہو سکے تو ایک بار اسے سب سے ملوا دو۔ اس کے ماں باپ کو کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ وہ تو تم پر اپنی بیٹی سے زیادہ یقین کرتے ہیں۔ کوشش کروں گا، چند لفظ کہہ کر باہر نکلے، گھر کی جانب روانہ ہو۔ کہہ ہی نہیں پایا تھا کہ کیسی معافی۔ روز وہ کئی لوگوں سے ملتا تھا، اور روز ہی کوئی ایک شخص اس کی جاب کے بارے میں پوچھ کر زخم ہرے کر دیتا تھا۔ پولیس کی جاب اس کا جنون تھی۔ اسے عشق تھا پیشے سے، اور ایمانداری اس کی رگ رگ میں تھی، پر آج اسے ایک بددیانت شخص کے طور پر جانا جاتا تھا۔ ایک کرپٹ پولیس آفیسر کا ٹھپا اس کے نام پر لگا دیا گیا تھا۔ اس ایک ویڈیو کی وجہ سے ملک کا سب سے بڑا دشمن اور اس سے جڑے لوگ آزاد گھوم رہے تھے، پر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ روز کوئی نہ کوئی ہوتا حادثہ اسے جکڑ لیتا۔ کئی بار وہ حادثات والی جگہ پر موجود پولیس آفیسرز کو دیکھ کر وہ خود پر بمشکل قابو رکھ پاتا تھا، وگرنہ دل چاہتا تھا کہ وہ خود دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارے۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ سب خود نہیں کر سکتا، پر وہ عادل اور جاوید کے ذریعے اب تک 3 مجرموں کو سزا دلوا چکا تھا۔ اب ان سب کا کیا فائدہ؟ میرا جنون مجھ سے چھین لیا گیا۔ اب تو شاید تاعمر میں نے یہ زخم ناسور کی طرح اپنے سینے پر لیے جینا ہے۔ وہ تلخی سے سامنے دیکھنے لگا۔ اس نے گاڑی گھر کے راستے پر ڈالی تو شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ اسے گھر کی فکر ستانے لگی۔ کل کے حادثے کے بارے میں ایک بار پھر سوچنے لگا۔ موبائل پر ہوتی بیل نے اس کی توجہ کھینچی۔ ان نون نمبر دیکھ کر اس کا دل تو نہیں چاہ کہ وہ کال ریسیو کرے، پر مسلسل بیل نے اسے بیزار کیا تھا۔ فون کان سے لگا تو بیزاری کی جگہ ناگواری سماعت میں پھیلی، جبکہ خون بری طرح کھول اٹھا۔ کال کیوں کی؟ مجھے وہ سدپن سے بولا۔ ایس پی صاحب، اتنا بھی کیا غصہ؟ پرانی یار ہے ہم، بلا وجہ کال بھی نہیں کر سکتا۔ رانا شاکر کی آواز میں نمایاں شوخی اس کے چہرے پر سرخی بڑھانے لگی تھی۔ وجہ بتاؤ کیوں کال کی؟ یہ کمال ہے ایس پی صاحب۔ ارے نہیں نہیں، اب تو تم صرف وحاج سلطان ملک ہو، عام سا وحاج سلطان، جس کی ساری پاور ایمانداری اس کی اپنی اعلیٰ کارکردگیوں کی وجہ سے ختم ہوگی۔ اپنی بکواس بند کرو، وہ دھاڑا تھا۔ ابھی غصہ کیوں کرتے ہو؟ خیر، فالتو باتوں میں وقت ضائع نہیں کرتے، وہ مجھے تم سے تمہاری بیوی کا پوچھنا تھا۔ وحاج کا خون کھولنے لگا۔ میرے بیٹے کو وہ کافی پسند آ گئی، اور جب تک وہ اسے حاصل کر کے یوز نہیں کر لے گا۔ وحاج کی کنپٹی کی رگ بری طرح بھڑکی تھی، جبکہ وجود میں کسی نے آگ بھڑکائی تھی۔ بکواس بند کر، میں تیرا خون پی جاؤں گا سالے۔ ابے یار، وہ تیری بیوی نہیں، تیری بربادی ہے، چھوڑ اسے، دے دے میرے بیٹے کو۔ دوسری جانب سے شاکر نے گویا نمک چھڑکا تھا۔ وہ میری بیوی ہے، میری بیوی، وحاج سلطان کی عزت۔ اس کی طرف دیکھنے کی کوشش بھی کی تو تیری اور تیرے بیٹے کی آنکھیں نوچ لوں گا۔ اور اپنے بیٹے کی حالت تو شاید بھول گیا، پر اب لگتا ہے کہ دوبارہ وہ یاد تازہ کرنا پڑے گی۔ تو نے اپنی گندی زبان سے میری بیوی کا نام اپنی موت کو آواز دی ہے۔ اب بس تو اپنی دردناک موت کا انتظار کر۔ پہلے تو میرے ہاتھ قانون کی وجہ سے بندھے تھے، پر اب میں آزاد ہوں، اور آزاد ہی زیادہ خونخوار ہوتا ہے۔
दूसरी जानब से उसका जन्नती कहकर उसे मज़ीद इश्तियात दिला गया। उसने काल काट के गाड़ी की स्पीड बढ़ाई थी और यखलक बुरी तरह धाड़ा था। उसकी आवाज़ की गूंज वीरान सड़क पर कई साथ फैली थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वह शख्स के टुकड़े कर दे या फिर उसकी आंखें अभी के अभी नोच ले। जिस लड़की को वो खुद आंख भर कर नहीं देखता था, उस लड़की पर वो और उसका बेटा गंदी गलीस निगाह डाले बैठे थे। वो लाख बुरी से ही, लेकिन वो इस लड़की के साथ इस हद तक कभी नहीं जा सकता था। उसने ज़ोर से स्टीयरिंग पर हाथ मारा। मेरी खामोशी का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर तूने अच्छा नहीं किया। अब वहाँ सुल्तान तुझे खुद अपने हाथों से मौत के घाट उतारेगा और तेरे सामने तेरे बेटे की आंखें निकाल लूँगा। ये वादा है वहाँ सुल्तान मलिका। 1 घंटे का सफ़र वो आधे घंटे में तय किया। अपने एरिया में दाखिल हुआ, इसी पल उसका दिल बुरी तरह धड़का था। दिल बेख्तियार उसकी हिफाजत की दुआएं मांगने लगा था। मेन गेट खुला देखकर उसका खूब बुरी तरह उभरा था। गार्ड भी गेट पर मौजूद नहीं था। वो गाड़ी बंद करते तेज़ी से अंदर भागा। सभी पेशाने पर पसीना चमकने लगा। घर सुनसान था, जबकि किचन से पानी की आवाज़ आ रही थी। वो भारी पड़ते कदमों से वो किचन की जानिब आया। वहाँ चेयर पर पड़ा दुपट्टा उसको सूंड कर गया। कदमों से ज़मीन से रखते महसूस होने लगी। सफ़ेद दुपट्टे पर लगे खून के धब्बों पर उसकी नज़र जम गई। उसे अनाबिया की रात की फरियाद उसका यकीन दिलाना शिद्दत से याद आया था। वो झूठ नहीं कह रही थी, वो सच। उसने उल्टे कदम लिए और ऊपर भागा। अनाबिया, उसने शिद्दत से अनाबिया को पुकारा। दिल बुरी तरह धड़क रहा था, जबकि सफ़ेद चेहरा लहू झलकाने लगा। उसके कमरे के आगे वो रुका, जैसे खुद को हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार कर रहा हो। पल पल उसे अपने ऊपर भारी लगने लगा था। उसने पूरी कुव्वत से दरवाज़ा खोला और सरह से आंखें मींच ली, गोया वो सामने का मंजर देखना ही ना चाहता हो। जबकि सांस थूकी की माने चलने लगा। वो आज बुरी तरह घबराया था, इस हद तक कि वो अपने आप को कमज़ोर तरीन शख्स तस्वर करने लगा कि अनाबिया को अगर खून आलूद देख लिया तो इसी पल उसका दिल मुर्दा हो जाएगा। वह आज खामोश फिजा में उसकी आवाज़ का कंकर गिरा था। वाज ने सरह से आंखें खोली और सामने खड़ी इस दुश्मन जहाँ को देखा, जो येलो शॉर्ट फ्रॉक और वाइट टाइट्स में अपने पाकीज़ा रूप में खड़ी थी। गुलाबी शफाफ चेहरे पर कोई दाग, कोई जख्म नहीं था। उसने ऊपर से नीचे तक इस पर भरपूर नगार डाली, जैसे जांच रहा हो कि वो ठीक है। पर अगले पल वो तेज़ कदम लिए उसकी जानिब आया और उसका चेहरा हाथों में भरा। इसके चेहरे को टटोलते वो बेकरार हुआ। तुम ठीक हो? वो खून, तुम्हारे दुपट्टे पे खून था। वो खून कैसे, कहाँ से आया? वो अब चेहरा छोड़े इसके हाथ देखने लगकर अगले पल वो ठटका था। ये जख्म, ये कैसे आई? अंगूठे और उंगली पर बंदी पट्टी को देखते उसके चेहरे पर सुर्ख नगार डाले बोलो, जो सुनसी खड़ी इसका ये अंदाज हजमकारी थी। बोलो नाबिया, ये कट कैसे लगे? वो उसे बाजू से पकड़कर बुरी तरह झंझोड़ चुका था। ये मम्मा, मुझे छुरी लग गई थी। वो आज के लहजे से खौफजदा हुई थी। बेसख्त उसकी हिचकी उभरी थी और उसे लगा लम्हा दिल और दिमाग सब उसके लिए रुक गया। उसने शिद्दत से नाबिया को खुद में पीस दिया। उसकी गिरफ्त इस हद तक सख्त थी कि नाबिया को अपनी हड्डियां चटकती महसूस हुई, पर दिल थमा हुआ था। वो खुद थम गई थी। यकीन नहीं आ रहा था कि वह सितम करके सीने से लगी खड़ी इसके हाथ दर्जा करीब थी कि इसकी धड़कनों को सुन सकती थी। उसने अपने पहलू में गिरे बाजुओं से उसको सहारा लिया, लेकिन कहीं वो गिर ही ना जाए। वो नाजुक सी छोटी लड़की बुरी तरह वहाज के सार में जकड़ी दर्द से सिसकी थी। वहाज मम मैं वो हवास बहाल किए बोली, पर उसने मजीद से गिरफ्त सख्त की। जबकि अनाबिया का चेहरा सुर पड़ा, गाल बुरी तरह तप उठे थे। इसकी सरगोशी ने उसे बुरी तरह दहलाया तो उसे लगा कि अगर अनाबिया इसको उसने ज़रा सा भी खुद से दूर किया तो वो खो जाएगी। राना शाकर और उसका बेटा दरिंदों की तरह इस पर झपट पड़ेंगे। खबरदार जो तुम कुछ बोली, चुप रहो तुम। मुझे यकीन कर लेने तो तुम ठीक हो गई। तुम्हें मेरे अलावा छू नहीं सकता कोई भी नहीं। इस बिखरा उलझा लेजा अनाबिया सुल्तान का दिल शिद्दत से धड़का गया। वह हसासपन की हद पर आ गया था। कैसी तड़प थी, इसे यकीन करना मुश्किल लगा था कि वही वह सुल्तान था जो संग दिल हरजाई बना उसे देखता भी नहीं था, और अब इस शिद्दत से उसे खुद में समाया हुआ था कि वो खुलकर सांस भी नहीं ले पा रही थी। कमरे की खामोश फजा में उसकी तेज चलती सांसों की आवाज़ गूंज कर अनाबिया का एहसास दिला रही थी कि वो किसी खौफ से लड़कर इस तक आया है। लम्हे से रिकने लगे और ना उसने आंखें खोली ना गिरफ्त ढीली की। और नाबिया तो पहले ही बेजान थी। बस फ़र्क ये था कि अब आंखें भीगने लगी थी, जो इसकी ग्रे शर्ट पर निशान छोड़ने लगी। इसकी नमी ने बहार सुल्तान को होश की दुनिया में पटक दिया। गिरफ्त हल्की सी ढीली हुई फंसू टूटने लगा। उसने अपनी मीची आंख खोली और कमरे में नगाह दौड़ाया। फिर नरमी से नाबिया को सामने किया कि वो कांप कर फांसे पर हुई। वो कुछ ज़्यादा ही दुबली पत्ती सी थी और कद में भी वहाँ से छोटी थी। आज उसे खुद के करीब किया तो महसूस हुआ कि वो काफ़ी नाजुक जान थी। अनाबिया ने पलकों का बोझ उठाना मुश्किल हुआ। लब का कोना दबाती वो वहाज के लफ्ज़ों की मुंतज़िर हुई, पर उसने अगली पल उसे खुद से दूर किया और अपने चेहरे पर हाथ फेरा। वो खुद को कोस कर रह गया और फिर अनाबिया के भीगे सुर्ख चेहरे को देखकर मोड़ गया। एक बार फिर लम्हे से रिकने लगे, पर दोनों अपनी जगह खफाज़दा से जमे रहे। पर अनाबिया को मजीद खड़ा होना मुश्किल लगा तो वो वहीं बेड पर बैठ गई, पर अब लरसती उंगलियों को वो एक दूसरे में छुपाने लगी कि कहीं वहाश न देख ले। वजूद की कपकपाहट अलग कम नहीं हो रही थी।
वो मैं अक्सर को कह रही थी कि मुझे लाज़ानिया खाना है, तो वो ज़रूरी सामान लेने चली गई थी और फिर मैं वेजिटेबल्स काटने लगी थी। अनाबिया ने झूठ का सहारा लेना ज़रूरी समझा। काट कहाँ था, उसकी सख्त गंभीर आवाज़ पर उसने सर उठाया, पर वो रुख मोड़े हुए थे। अनाबिया ने शुक्र ही किया। वो मुझे नहीं पता, मैं खुद देख लाता, और अगर तुम झूठ बोल रही होगी तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसे कमरे से जाना ही बेहतर लगा, पर अपने अपने पुरशिद्दत बेख्तियार अमल पर उसे अब शदीद अफसोस हो रहा था, पर जाते भी वो उसे धमकी देना नहीं भूला था। अनापे अपनी जगह पर लर्जी थी। झूठ तो उसने बोला था, जिस पर न जाने वो शख्स इतनी हसीन गुर्बत की बात कौन सी संगीन सजा सुनाता। माँ वो रूम में आया जहाँ मिसिस अयाज आंखें बंद किए लेटी थी, गले पर पट्टी बंदी थी। उसकी पुकार में शिद्दत थी, एक दर्द सा था। यसान की आवाज़ पर उन्होंने आंखें खोली तो लब खुद ब खुद मुस्कुरा दिया। आंखों की ठंडक सामने आई तो दर्द भी कम हो। जबकि याद साहब ने बेटे को देखकर आपका शुक्र अदा किया कि वो आ गया था। वो आज हर हाल में बेटे की नाराज़गी दूर कर देना चाहते थे। कैसी हैं? वो बैठ के करीब चेयर पर बैठे, इनका हाथ थामे लबों से लगा गया। बोल नहीं सकती फ़िलहाल तुम्हारी माँ। याद साहब ने यज़दान के साथ पहले कुर्सी संभाले कहा तो वो माँ को देख के दांत पर दांत जमा गया। इसकी खामोशी ने बुरी तरह खिली थी। इतनी भी नाराज़गी अच्छी नहीं होती यज़दान। इनकी नम आवाज़ पर उसका दिल पिघला था। माँ मैं आपसे मिलने आया हूँ, मिलकर चला जाऊँगा। मज़ीद मैं किसी बारे में बात नहीं करना चाहता। क्यों बात नहीं करोगे? किस हक़ से नहीं करोगे? बाप हूँ तुम्हारा, दो लगाऊँगा। उसने ज़ख्मी निगाह माँ पर डाली जिसने भीगी पलकों को जंबश थी। उन यज़दान ने नफ़ी में सर हिलाया जैसे कहा हो कि मुझ में सकत नहीं है। तुम्हारी माँ भी यही चाहती है, आओ मेरे साथ। वह ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़े खड़े हुए तो उसने माँ का हाथ थाम लिया। रूठे बच्चों की तरह माँ के दामन से ना लिपटो। मिसिस अयाज मुस्कुराई थी जबकि आंखों से वो एक ही बात कह रही थी कि अपने पापा से राज़ी हो जाओ। सिर्फ आपकी वजह से मैं जा रहा हूँ, वरना इनको देखने का भी मेरा कोई इरादा नहीं है। तुम्हारे सब इरादों की ऐसी की तैसी। माँ की पेशानी चूमकर वो दूर हुआ तो उन्होंने भी उसकी पेशानी चूमकर अमल दराया। सुर्ख पड़ती आंखों से वो बाहर आए जहाँ एक तरफ रखी कुर्सियों पर उनके साथ बैठा। ज़्यादा तमहीद नहीं बांधूंगा, नमाजी को रेतना चाहता हूँ, पर अपने पापा को अब माफ़ कर दो। उन्होंने हाथ जोड़ने चाहे पर वो फौरी उनके हाथ पकड़े इन्हें खुद से लगा गया। नाराज़गी तो वो अब खुद भी नहीं रखना चाहता था। इनसे मिलने के लिए वो भी तरसा था। अब जो मिले थे सारी रंजिशें ख़त्म हो गई थी। बस अना थी जो भरम रखी हुई थी, पर अब अना भी फाड़ में झोंक चुका था। कई पल वो उनके गले लगे रहे। ये सान उनकी पूँछ से हिलाते अपने साथ का मान देता रहा। कम हल्का हुआ तो वो दूर हुए और बेटे को देखा जिसकी सुर्ख निगाहें जता गई थी कि वो ज़ब्त की इंतहाओं पर था। क्या याद नहीं आई कभी? कभी दिल में रहम नहीं आया? इनका शिकवा बजा था। यसान को तवक्को भी थी कि वो शिकवा ज़रूर करेंगे। याद और रहम से ज़्यादा खौफ आता था। वो अपने जूतों को घूरे बोला जैसे नज़र उठाने के काबिल ना रहा हो। खौफ क्यों? अय्याज सब हैरान हुए। खौफ इसलिए कि मर गया तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। अल्लाह ना करे मेरे बेटे मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। वो दहल के थे। मरना सब ने है बाबा, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। उसने मुस्कुराकर बाबा को देखा। बस डर ये था कि मर के अल्लाह के सामने क्या मुँह लेके जाऊंगा कि माँ बाप को बुढ़ापे में पाया और खिदमत ना की। वो साकत हुए इसके लफ्ज़ों में एक सहर था। उम्मीद नहीं थी कि वो इस नहज पर भी सोचता होगा। वो इनका वो लाओबाली सा नौफल नहीं था। वो तो कोई समझदार शख्स था। इनकी आंखें दोबारा भीगी थी। तुम्हारी जी खिदमत भी किसी औलाद ने नहीं की होगी। वो फ़र्ज़ था जो निभाया था, खिदमत तो की ही नहीं। मैं इस लायक नहीं था। मेरे बेटे को रंजीता ले जा दिल जकड़ गया। लायक तो मैं भी नहीं था। वो तलखी से कहे आंख का कोना रगड़ा। मेरे बच्चे मुझे तुमसे कभी कोई शिकवा नहीं रहा। मैं जब भी तुम्हें देखता था तो दुआ करता था कि अल्लाह नौफल यज़दान जैसा बेटा सबको दे। ऐसी औलाद जिसने माँ बाप की इतनी बड़ी लापरवाही के बाद भी इन्हें तनहा नहीं किया। मेरा बस चले मेरे बेटे, मैं दुनिया वालों को बताऊं कि नौफल यज़दान नामी शख्स हीरा है, हीरा। वो इसको खुद से लगाए सिसके थे। पापा बहुत गुनाह किए हैं, बहुत, पर आपको अपनी शक्ल ना दिखाने का, आपको तड़पाने का गुनाह सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देता है। इतना कि कई बार रातों को डर के उठ जाता था। खुद से खौफ आने लगता था। दिल चाहता था कि भाग कर आपके पास आ जाऊं, पर प्रिहान का वजूद निगाह के सामने आ जाता था। कितनी तकलीफ सही थी। मैं कैसा भाई था पापा? तुम सबसे अच्छे बेटे और भाई हो। तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। मुझ जैसा बाप तो इस लायक भी नहीं था। शर्मिंदा ना करे पापा, माफ़ करते अपने बेटे को, एक बार बस माफ़ करते। वो इनकी गिरफ्त में सिसका था। वो ऊंचा लंबा शख्स बाप की पनाहों में छोटे से बच्चों की तरह सिसक रहा था। अयाज अहमद ने उसे फौरी समेट लिया जो बिखरा बिखरा सा था। कई पल ऐसे ही गुजर गए। यज़दान मेरे बच्चे, वो ठहरे थे जैसे अल्फाज जमा कर रहे हो। वापस आ जाओ अपने बाबा के पास। नहीं पापा, वापसी का ना कहना। अपने असल मुजरिम को अंजाम तक ना पहुंचा दूँ तब तक वापस नहीं आऊँगा। जिसने न जाने कितने घर उजाड़े। वो फौरी संजीदा हुआ था।
उन्होंने लपेट कर बेटे को सुर्ख आंखों से देखा। ठीक ही तो कह रहा था, वो किस मुंह से इन्हें वापस आने का कह रहे थे? इन्हीं की वजह से तो मुजरिम आज़ाद घूम रहा था। इस जंग में अपने बाप को भी शामिल कर लो। जसदार ने चौंक कर इन्हें देखा, जिनके चेहरे पर शर्मिंदगी पनहा थी। नहीं बाबा, अब आपका बेटा इतना ताकतवर हो चुका है कि अकेला 100 लोगों का मुकाबला कर सकता है। अब मैं अपने प्यारों को तकलीफ नहीं दूंगा। यजदान, इनकी पुकार में शिद्दत सी थी। छोड़े बाबा, कोई और बात करें। उन्होंने गहरी सांस खींची। यजदान ने इनके गेद हाथ फैलाकर सर कंधे पर रखा और आंखें मूंद ली। परसों की थकन पल में दूर हुई थी। वो माँ से ज़्यादा बाप के करीब रहा था। इनका सर कंधे पर रखना अय्याज साहब के जलते तड़पते दिल पर ठंडक बरसा गया था। आंखें बंद हुई। इस लड़की का सरापा छम से बंद आंखों के पर्दे पर लहरा गया। तुम्हारी माँ बहू से मिलना चाहती है, उन्होंने बात का आगाज़ किया। वहाँ आते ही आप के पास ले आऊँगा, उसने बिना आंखें खोले जवाब दिया। वो सिर्फ मिलना नहीं चाहती, सब तैयारी किए बैठी थी। बस तबीयत बिगड़ी तो अर्जेंट यहाँ आना पड़ा था, वरना अब उससे सब्र नहीं हो रहा था। कल जा रहा हूँ, फिर आपसे मिलवाने ले आऊँगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता हम सब एक साथ जाएं? अय्याज सब अब भी एहतियात बरत रहे थे। मंजिल करीब है बाबा, और इस मंजिल को पाने में इतना अरसा इंतज़ार, बेइंतहा सब्र किया। अब इस जज्बात में बहकर सब तबाह नहीं कर सकता। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, इस जंग में जीत अब तुम्हारी होगी। आपकी दुआएं साथ होनी चाहिए। उग्र सख्त की बोला। हमेशा साथ हूँ मेरे बच्चे, उन्होंने घने बानों पर लब रखे। तुम्हारी माँ छोटी सी तकरीब करना चाहती है, इसका तो बस नहीं चाह रहा कि अभी वापस चली जाए। कल मैं जा रहा हूँ, अगले ही दिन मैं माँ को डिस्चार्ज कर देंगे, फिर जब वापस आएंगे इसी दिन आ जाऊँगा। फंक्शन बाद में रख लेते हैं। तुम्हारी माँ से वादा किया था 1 हफ्ते में वापस जाएंगे। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? वो सीधा हुआ। वो भी इनकी ज़िद के आगे हार मान चुके हैं, और वैसे भी ज़्यादा सीरियस कंडीशन नहीं है। छोटी सी गले की सर्जरी थी, बस तुम्हारी वजह से थोड़ा सा बड़ा झूठ बोलना पड़ा, वरना तुम ना आते। जिसदार ने हफ्की भरी निगाह से बाप को देखा तो उन्होंने शान उचका दी। यानी वापसी कन्फर्म है? उन्होंने पलकों को जंबश दी तो वो भी रिलैक्स हुआ था। बीवी मेरी ज़रा उल्टे दिमाग की है, माँ बर्दाश्त कर लेंगी? तबीर का सरापा नकाब में घूमा। मैं तुम्हारी माँ को बर्दाश्त कर रहा हूँ, तो वो बहू को क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकती? मेरी माँ है वो, जिन्हें आप ऐसे कह रहे हो। मसनूई खोरी से नवाज़ा याज़ अहमद को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। मुझे पूरा यकीन है वो एक अच्छी समझदार लड़की है, जिसने मेरे सर फिरे बेटे को काफ़ी दबा कर रखा है। यानी मिले बगैर ही इतना यकीन? बेटा तो फिर नाकाम का बेटा तो फिर नाम का हुआ। बहू ऐसी ही बाजी लेगी? वो आंखें घुमाए बोला। बेटा तो अपना है, बेटे को जानता भी हूँ, पर बहू को बिना मिले समझ गया हूँ कि वो कितनी सब्र वाली है। और शुक्रिया ज़रूर अदा करूँगा जो तुम जैसे उल्टे दिमाग के साथ गुजारा कर रही है। वो नहीं मैं गुजारा करूँ? दुनिया की नज़र में गुंडा हूँ मैं, घर में गुंडी वो बनी रहती। ऐसे मशकूक नज़रों से देखती है कि मुझे ही खुद पर शक होने लगता है। तबीर की आखिरी गुफ्तगू याद आई तो चेहरे पर बिला वजह हफ्की फैल गई। अय्याज अहमद के अक्का लगाते इसके गद्दे पर चिपत रसीद करके रह गए। वो बाबा को देखे पहले खफा हुआ, फिर खुद ही मुस्कुरा दिया था।